आज की क्लास में हम वेरिएशंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेरिएशंस जो है वो आपको रेशो और प्रोपोर्शन में काफ़ी काम आएगा। तो रेशो प्रोपोर्शन का आप ये समझो कि इंट्रोडक्शन एक किस्म का वेरिएशन होता है। तो अगर आपने वेरिएशन को अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको रेशो प्रोपोर्शन में काफ़ी आसानी होगी। तभी मैंने पहले जो क्लास वेरिएशन का रखा है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली रेशो और प्रोपोर्शन को भी कवर करेंगे। अच्छा, अगर आपने कोई रैंडमली लेक्चर ले लिया है ना, तो फिर तो आपको ये किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि ये जो भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं ये एक तो हम चेन में चल रहे हैं। अगर आपने कोई एक भी लेक्चर मिस किया है, शुरू से नहीं देखा है, तो फिर आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से हमने हर चीज़ को लिमिटेड कर दिया है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको हर टॉपिक में नहीं बता रहा होता, जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टेस्ट के लिए सिर्फ वही बताइए, ताकि आपका जस्ट कट ऑफ पास हो जाए। हालांकि ये बेसिक मैथ समझने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम जो भी कर रहे हैं, कम से कम आपका कट ऑफ डायरेक्ट टेस्ट का पास हो जाएगा। वेरिएशन से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। किसी ने पूछा था कि फ्रैक्शन को हमेशा हम कंप्लीट पार्ट 1 में क्यों लेते हैं। आप कोई भी रिमेनिंग पार्ट जो है वो 1 से कोई माइनस करते हो, या फ्रैक्शन में आप कंप्लीट पार्ट 1 क्यों लेते हो। देखो, मैंने आपको फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी एक फ्रैक्शन है, अपर पार्ट आपका शो करता है न्यूमरेटर को और लोअर पार्ट डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में आप वो चीज़ लिखते हो जिस फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और डिनोमिनेटर में आप वो चीज़ लिखते हो जो आपकी कंप्लीट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक केक है, सही है, ये कोई भी एक केक है मान लेते हैं। आपने केक के ये चारों पीसेस खा लिए हैं। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, आपने ये चारों पीसेस के खा लिए। अब आपको पता है कि किसी भी कंप्लीट चीज़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी कंप्लीट चीज़ होती है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो आप ये देखो, इस केक में कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4, टोटल पीसेस इस केक में कितने हैं, टोटल चीज़ें कितनी है, 4, तो वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो पार्ट बताओ जितना आपने खा लिया है। अब आपने तो पूरा का पूरा केक ही खा लिया, इसका मतलब है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स आपने केक के खा लिए हैं। जो आपने खा लिए हैं, जो फ्रैक्शन आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो आप कहाँ लिखते हो, न्यूमरेटर में। तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दी है। अब आप इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आता है, 1। अब आपने देखो कि आपने केक जो है वो पूरा का पूरा खा लिया है, और आपका रिजल्ट क्या बन रहा है फ्रैक्शन में, 1 बन रहा है। तभी हम कहते हैं कि 1 हमेशा क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में, कंप्लीट चीज़ होती है, टोटल चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है। सही है, तो ये है आपका आंसर। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है फ़र्क पैदा करना, डिफरेंस पैदा करना। अगर आप मैथ्स में देखो तो आपको 2 किस्म की क्वांटिटीज़ मिलेंगी। एक क्वांटिटी आपको मिलेगी कांस्टेंट, और दूसरी क्वांटिटी मिलेगी आपको वेरिएबल। कांस्टेंट क्वांटिटी तो आपकी चेंज नहीं होती, लेकिन जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं चेंज हो रही होती है, किसी न किसी बेस पर। अब जो भी क्वांटिटीज़ आपके पास रिलेशंस में होगी, जो भी वेरिएबल्स आपके पास किसी पर्टिकुलर रिलेशन में होंगे, अगर उस रिलेशन में एक वेरिएबल पर कोई दूसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों की चेंजिंग में क्या असर पड़ेगा, वही चीज़ हम इस वेरिएशन में पढ़ते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं देखते, जस्ट जो है वो क्वेश्चन की हद तक देते हैं। अच्छा, वेरिएशन की मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है, द चेंजिंग ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब आपके पास जो मैथ्स में क्वांटिटीज़ होती हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़, उनके पैरामीटर्स में, उन क्वांटिटीज़ में कोई डिफरेंस पैदा हो रहा है, कोई चेंजिंग आ रही है, तो आप उसको कहते हो वेरिएशन। वेरिएशन के आपके पास 4 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन, तीसरा होता है ज्वाइंट वेरिएशन, और चौथा होता है कंबाइंड वेरिएशन। तो 1 बाय 1 इनको एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ेंगे। वो है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 टाइप्स हैं। इनका भी मैं आपको इंट्रो दे दूंगा, लेकिन ज़्यादातर हम इन दोनों पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैनुअल में तो आपके पास ये गिवन ही नहीं है, ये मैं तो आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए रेशो प्रोपोर्शन आसान से हो जाए। तो इनके भी हम आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा हमारा फोकस इन दोनों पर होगा। तो हम अपना डायरेक्ट वेरिएशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर लेते हैं। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो है वो कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है बी के साथ, सही है। ए कोई भी एक क्वांटिटी है जो डायरेक्टली वेरी कर रही है बी के साथ। अब जो असर ए पर पड़ेगा वही असर बी पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर आपका ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपका ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज हो जाएगा। तभी आप इसको कहते हो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन। जो एक पर असर पड़ रहा है वही दूसरी क्वांटिटी पर भी असर पड़ रहा है, जो आपके पास रिलेशन में है, जो आपके पास ए वेरी कर रहा है बी के साथ, आप इसको कहते हो डायरेक्ट रिलेशन। देखो, इसकी आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये होती है हमारी एक साइन प्रोपोर्शनलिटी की। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू k लगा दिया, k यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट है, और x मैंने रख दिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर मुझे इस रिलेशन से k चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y अपान में x इज इक्वल टू k हो जाएगा, सही है।
अब हम एक कोई भी एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ y वेरीज एज x, लेके चलते हैं इस डेटा को। इसका मतलब ये कह रहा है कि y जो है एक वेरी कर रहा है x से। वेरी का मतलब होता है चेंज, आप ये समझो। वेयर y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये कह रहा है इस रिलेशन के दौरान, इस डायरेक्ट वेरिएशन के दौरान जब हमारे पास x की वैल्यू 2 थी तो वहां पर y जो है वो 12 हो गया। तो हमें ये बताओ कि y वहां पर क्या हो जाएगा जब x की वैल्यू हम 7 रखेंगे। तो ये पूछ रहा है जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमें बताओ y क्या आ जाएगा। तो सिंपली पहले जो आपके पास डेटा गिवन है आप उसको सोल्व करो। देखो ये कह रहा है जब x की वैल्यू 2 थी तो आपके पास y 12 आ गया। सिंपली आप क्या करो, पहले तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो, प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करके कांस्टेंट लगाओ और यहाँ पर x आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब आपको पता है जब x की वैल्यू 2 है वहां पर हमें y 12 मिल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अब हमारे पास y 12 है, k हमारे पास एक कोई भी कांस्टेंट है, x की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो यहाँ से पहले तो आप k की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सिंपली 12/2 इज इक्वल टू k हो जाएगा। यहाँ पर k की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। सही है, इसको मैं यहाँ पर पहले सोल्व करता हूँ। अच्छा तो देखो जब हमारे पास x2 गिवन था तो वहां पर हमें 12 मिल रहा था y, तो वो हमने रिलेशन यहां पर रख दिया और हमें k का वैल्यू 6 मिल गया। अब हम इस डेटा को इस रिलेशन में रखेंगे और हमें जो है वो y की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली आपके पास रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू kx। ये पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ जब आपके पास x 7 हो जाएगा। आप सिंपली क्या करो, y इज इक्वल टू k हमारे पास आ चुका था इस डेटा के जरिए। ये आपके पास k की वैल्यू 6 है, x आपको पास गिवन है 7, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 42। तो अब आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जब 7 होगी तो वहां पर y कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। k हमारे पास कहाँ से आई, इस डेटा के जरिए। इसने डेटा ही इसीलिए दी कि दूसरे रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले k होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि हम आसानी से दूसरी क्वांटिटी फाइंड कर सकें। तो ये होता है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड। डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, इफ x इज डायरेक्टली वेरिएटेड विथ y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 5 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 10। अब ये कह रहा है कि x यहाँ पर वेरी कर रहा है y स्क्वायर के साथ। पहले यहाँ पर क्या था, y वेरी कर रहा था x के साथ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है y स्क्वायर के साथ, तो आप y स्क्वायर लगा दोगे। अब ये पूछ रहा है जब x की वैल्यू 2 थी तो हमें y 5 मिल रहा था, जब y की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमें बताओ x क्या हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि जब हमारे पास y 5 था तो हमारे पास x 2 आ रहा था। सही है, अब ये कह रहा है मुझे x की वैल्यू बताओ जब y हमारे पास 10 गिवन है। सही है, अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए मुझे कोई भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, मैंने k लगा दिया। सही है, अब मुझे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मैं आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो इसको तो पहले आप इक्वेशन 1 लगा दो। अब यहां से मुझे k चाहिए, कैसे आएगा, x y स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, आप यहाँ पर k की वैल्यू लगा दो सिंपली। अब जो आपके पास डेटा गिवन है ये आप इसमें पुट करोगे, आपके पास k की वैल्यू आएगी एंड देन k और y की डेटा आपके पास गिवन है, आप x को आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो आप 2 रखोगे। y की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो आप 5 रखोगे और स्क्वायर यहाँ पर गिवन है और ये बराबर हो जाएगा k के। याद रहे जिस रिलेशन में जो डेटा मिल रही है वही रखोगे। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 2 मिल रही है तो y 10 पुट कर दो, नहीं। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो आपको पास 5 मिल रहा है, x की वैल्यू 2 पुट करने पर 10 नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा मत करना कि x की वैल्यू यहां से लगा दो y की यहां पर लगा दो। नो, जब x की वैल्यू मिल रही है 2 तभी आपको y मिल रहा है, तभी मैंने x की जगह 2 रखा, तो उसके साथ जो रिलेट कर रहा है वेरिएबल y वहां पर हमने वही रखा जो उसके साथ चेंज हो रहा है और मैंने 5 रख दिया। स्क्वायर आपका यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 2/25। इसका मतलब है k की वैल्यू आपके पास क्या आई 2/25। अब ये पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास y 10 हो जाएगा। सिंपली इस रिलेशन में वो पुट कर दो, x इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2/25, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, y की जगह पुट कर दो 10 और स्क्वायर यहाँ पर गिवन है। अब इसको सोल्व करो x के लिए, ये कितना हो जाएगा 2/25 मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। सिंपली 25 की 1 टाइम टेबल 4 टाइम टेबल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू जब 10 होगी तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन।
अब हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है। देखो इन्वर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगेन आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, इस दफ़ा वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से इन्वर्सली वेरी कर रही है, सही है। तो फॉर एग्जांपल ए क्वांटिटी इन्वर्सली वेरी कर रही है बी क्वांटिटी से, जाहिर सी बात है इन्वर्स को आप ऐसे लिखोगे। अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या होगा, अब जो असर ए पर पड़ेगा उसका उल्टा असर बी पर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो बी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्स वेरिएशन है। अगर आपकी ए इंक्रीज हो रही है तो बी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, अगर आपकी ए डिक्रीज हो रही है तो बी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है आपका, आप ये कह लो कि इन्वर्स वेरिएशन, ये डायरेक्ट से बिल्कुल ही उल्टा होता है। मतलब जो ए चाहेगा उसके उल्टा बी करेगा, जो ए नहीं चाहेगा वही बी चाहेगा, तो उल्टा काम चल रहा होगा। ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज चाहेगा, अगर ए डिक्रीज होना चाहेगा तो बी इंक्रीज होना चाहेगा, तो मतलब उल्टा चल रहा होगा रिलेशन। तो ये मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको मैं अगेन डायरेक्ट की तरह एक एग्जांपल करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगेन फॉर एग्जांपल y जो है वो वेरी कर रहा है अब इन्वर्सली टू द x, तो हमने लिख दिया y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका मतलब है ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो जब इन्वर्स का रिलेशन बनाओगे तो आप इस तरह बनाओगे। अगेन प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल रख के उसको कोई भी एक कांस्टेंट दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k/x, k यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 1 × k आ गया और नीचे x, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर हमें अगेन k चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यह क्या बन जाएगा xy इज इक्वल टू k। तो हमें k की वैल्यू चाहिए होगी तो हम इससे फाइंड करेंगे xy इज इक्वल टू k। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, इफ y वेरीज x 1/x, इसका मतलब है इन्वर्सली वेरी कर रहा है। वेयर y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 15, जब x की वैल्यू 15 है तो वहां पर हमें y 4 मिल रहा है। तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी जब हम x को 6 लेंगे। अब देखो पहले तो y जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है x के साथ, तो हम पहले तो वो रिलेशन बनाएंगे। सिंपली रिलेशन कैसे बनाओगे, अगेन कोई भी कांस्टेंट लगाकर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म कर दो। k कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये वाला रिलेशन बना देंगे, सही है। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, ये वाला हमारा रिलेशन बनेगा। अब डेटा क्या गिवन है, जब x की वैल्यू 15 है तो हमें y 4 मिल रहा था, इसका मतलब है जब x की वैल्यू 15 थी तो हमें y 4 मिला। तो अब ये कह रहा है जब x की वैल्यू आप 6 रखोगे तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या लोगे आप, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सिंपली पहले आपके पास जो डेटा गिवन है वो इसमें फाइंड करो और आपके पास k आ जाएगा, एंड देन आप आसानी से ये डेटा पुट कर भी जो क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है वो करोगे। अब देखो इसी इक्वेशन में जो है वो हम x और y की वैल्यू पुट कर k फाइंड करते हैं, एंड देन y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। देखो y की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है और इसके साथ x की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें k का वैल्यू दे देंगे। 4 15 का होता है 60, इसका मतलब हमारे पास k का वैल्यू 60 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू जब 6 होगी तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी। सिंपली आप इस रिलेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k/x, y आपको ये पूछ रहा है और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 60, तो k की जगह रख दो और x हमारे पास 6 गिवन है तो आप यहाँ पर 6 लगा दो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 10। तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। तो अब आप कह सकते हो कि जब आप x की वैल्यू 6 पुट करते हो तो आपके पास y क्या आता है, आपके पास y 10 आ रहा है, सही है। तो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है वो इन्वर्स वेरिएशन कैसे हो रहा है। देखो आपको पता है इन्वर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो x की वैल्यू 15 है, इसका मतलब है y 15 से छोटा होगा, y जो है वो x से कम होगा। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 4 है जो कि 15 से कम होती है। अगर आप इसमें देखो तो x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 10 आई। अगर आप 6 को देखो तो 6 आपका डिक्रीज हुआ है और y आपका इंक्रीज हुआ है। पहले क्या था, x जो है आपका इंक्रीज हुआ था और y डिक्रीज हुआ था। तो यहीं से भी आप अंदाजा लगा के MCQs को सॉल्व कर सकते हो वैल्यू को देख कर कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, और या फिर आप जो है वो ये रिलेशन फाइंड करके आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो x की वैल्यू जब आपने 15 पुट की तो आपके पास 4 आ रहा था y, और जब आपने जो है वो x की वैल्यू 6 पुट की तो आपके पास y 10 आ रहा था। आपके सामने एक एग्जांपल आया, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ y। सिंपली आपसे कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ x कैसे लिखते हो, क्यूब रूट ऑफ x ऐसे लिखते हो, ये इनवर्सली वेरी कर रहा है y स्क्वायर के साथ, सही है। तो ये पूछ रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो ये कह रहा है जब आपके पास y 3 था तो आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये पूछ रहा है हमें x की वैल्यू बताओ जब आपके पास y की वैल्यू 1/2
सही है। जब आपके पास y की वैल्यू 1 होल 1/2 है तो हमें x की वैल्यू बताओ। पहले तो आप इस रिलेशन को थोड़ा सा देखो, क्यूब रूट ऑफ x अगेन सेम रख दो, प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करने के लिए इज इक्वल और कोई भी एक कांस्टेंट लगा दो, तो ये आपके पास बन गया। अब आपको सिंपली अगर k चाहिए होगा तो क्यूब रूट ऑफ x के साथ y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके आप k आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो पहले ये वाली डेटा जो है वो पुट करके k को फाइंड करो, सिंपली इसमें पुट करते हैं k आ जाएगा। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब है x जो है वो आपको 8 गिवन है, y की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू k। सही है। अब आपको एक चीज बताओगी कि इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 सिंपली, तो 8 के ऊपर 1/3 लगा दो अभी, और 3 3 9, तो सिंपली इज इक्वल टू में k रख दो। तो क्या मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 क्यूब आपका 8 के बराबर ही होता है। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 द 4, 2 4 द 8 का मतलब है 2 क्यूब आपका 8 आ रहा है, तो आप 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो। इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ था 1/3 भी हम उसको लिख सकते हैं। 9 आपका सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको इज इक्वल टू में k लिख दो। अब यहाँ पर 3 3 आपस में कैंसिल, 2 9 द 18, आपके पास k की वैल्यू 18 आ गई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जब y की वैल्यू 1 होल 1/2 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी। सिंपली आप क्या करो, इस रिलेशन में पुट कर दो, आसानी से आपके पास k आ जाएगा। अब आप क्या करो, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k अपॉन y में वो वैल्यूज पुट कर दो। तो क्यूब रूट ऑफ x, ये तो हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू, k हमने फाइंड करी 18, y का वैल्यू इसने दिया हुआ है 1 होल 1/2, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 1 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर के साथ ये वेरी कर रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 अपॉन में 9/4 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 18 के साथ 9/4 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है 9/4, तो आप ऐसे लिख दो, सिंपली आपके लिए आसान कर रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ x अगेन लगा दो, ये क्यूब आप यहाँ पर लगाओगे, इज इक्वल टू 18, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, ये ऊपर वो नीचे, इसका मतलब है 4 अपॉन में 9, टेबल लगाओ, 9 1 द 9, 2 9 द 18, सिंपली क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू में 2 4 द 8। अब देखो अगेन, क्या मैं इस क्यूब रूट को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 8। अब मुझसे ये सिर्फ और सिर्फ x पूछ रहा है, तो मैं इस क्यूब को कैसे खत्म करूंगा, सिंपली आप क्या करो, दोनों साइड जो है वो पावर 3 दे दो। कैसे, x की जगह 1/3 के साथ एक और पावर 3 दे दो, और यहाँ पर 8 पर भी क्यूब पावर दे दो। सही है। अब यहाँ पर 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 8 क्यूब। तो 8 का क्यूब किसके बराबर होता है, 512 के। तो आप कह सकते हो जब y की वैल्यू 1 होल 1/2 होगी तो आपके पास x क्या आएगा, 512 होगा। तो ये होता है आपका इनवर्स वेरिएशन। अब देखो, ज्वाइंट और कंबाइंड वेरिएशन तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट इनका रिलेशन बता दूं, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। और ज़्यादातर आप जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स यूज़ करते हो ना, उसमें कंबाइंड, ज्वाइंट, डायरेक्ट इनवर्स ये सब यूज़ हो रहा होता है, बस आपको टॉपिक्स के नाम नहीं आते। आपको क्वेश्चंस के बारे में पता भी होगा, लेकिन आपको टॉपिक्स के बारे में नहीं पता था कि ये भी कोई रिलेशन होता है, कोई वेरिएशन होती है, एक दूसरे की क्वांटिटी पे बेस कर रही होती है। तो आपको इसके नाम आपको नहीं आते होंगे, लेकिन कम से कम आपको क्वेश्चंस करने आते होंगे। लाइक जैसे आप सर्किल में होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया क्या है, आर स्क्वायर के साथ जो है डायरेक्ट वेरी कर रही है। तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए ना, वो असल में वेरिएशंस की वजह से ही चेंज हो रहे होते हैं, उनकी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड होकर आ रही हो रही। अच्छा, अब देखो जो आपके पास टाइप है ना, वो है ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन में क्या होता है, अगर आपका जो कोई भी एक क्वांटिटी है वो कोई और मजीद क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, लाइक वो किसी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ, प्रोडक्ट के साथ वेरी कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल y यहाँ पर वेरी कर रहा है x और z की प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पर देखो x से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर ये डिपेंड कर रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट पर ये जो है y डिपेंड कर रहा है। तो y इज इक्वल टू, अगेन प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए k कांस्टेंट लगा दो, y इज इक्वल टू k x z। यहाँ पर ये सभी क्वांटिटीज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनकी प्रोडक्ट पर ये y डिपेंड कर रहा है। अगर आपको k चाहिए तो सिंपली x z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू k। अब अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपली पहले k फाइंड करो एंड देन y पूछेगा, तो आप ये वाली क्वांटिटी, ये वाला रिलेशन यूज़ करके बता सकते हो।
उसके बाद अगर आपके पास है कंबाइंड वेरिएशन, देखो कंबाइंड वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी आपकी किसी के साथ डायरेक्ट भी वेरी कर रही होती है और इनवर्स भी वेरी कर रही होती है। तो आप ये कह सकते हो कि कंबाइंड वेरिएशन में आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन भी आती है और इनवर्स वेरिएशन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो y है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है z के साथ। तो देखो दोनों रिलेशन एक ही चीज में आ गए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए इक्वल के बाद कोई भी एक कांस्टेंट लगा दो, मैंने k लगा दिया, y इज इक्वल टू k x अपान में z। अगर आपको k चाहिए, z यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y z x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y z अपान x इज इक्वल टू k। आप आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और k के बाद जो भी आपसे क्वांटिटी पूछे आप वो आसानी से बता सकते हो। तो ज्वाइंट वेरिएशन और कंबाइंड वेरिएशन के बारे में बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आसानी से कर लोगे। डायरेक्ट और इनवर्स पर ज़्यादा फोकस करो, उन्हीं से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस में भी आपके पास वही है, ये मैंने आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बता दिया। देखो अभी मैं आपको जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन करवा लेता हूँ डायरेक्ट या इनवर्स में से, या इनमें से कोई देखते हैं। फिर आप जो है वो IBA का मैनुअल उठाओ या कहीं और से जो है वेरिएशन पर प्रैक्टिस करो, या फिर अभी हम आगे जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपकी कम से कम जो है वो जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो वहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ पर्सन्स वीकली सैलरी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इफ हिज पे इज 123 फॉर 20 आवर्स ऑफ वर्क, फाइंड द अमाउंट ऑफ पे फॉर 31 आवर्स ऑफ वर्क। अब देखो यहाँ से ही हमें लग रहा है कि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जितना बंदा काम करेगा उसको उतनी पे मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं कि जो आपके पास पे है उसको हम डायरेक्ट रख देते हैं नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के साथ। तो P आपको पे को शो करेगा और H आपकी नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग के। तो अब ये आपको कह रहा है कि जब उसने 20 घंटे काम किए तो उसकी पे 123 है। तो बताओ अगर वो 31 घंटे काम करेगा तो उसकी पे क्या हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर जो पे 123 गिवन है वो 20 घंटों के लिए गिवन है। अब ये आपसे पूछ रहा है पे बताओ अगर वो 31 घंटे के लिए काम करेगा। सही है, पहले तो आप ये रिलेशन बनाओ। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट लगा दो, सिंपली मैंने के लगा दिया। सही है, अब पहले हम के को फाइंड करते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 123, के हमें चाहिए तो के रख दो, एच हमारे पास 20 गिवन है। तो 123 अपान में 20 इज इक्वल टू के आ जाएगा। सिंपली इसको जो है 123 को 20 से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल लगेगी 6 टाइम 120, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। अब देखो कोई टेबल नहीं लग रही तो पॉइंट लगा दो और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 और यहाँ पर 10 बचेगा। अगेन आप 0 लगा दो पॉइंट के बजाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टाइम 100। इसका मतलब है आपके पास क्या बचेगा 6.15 के की वैल्यू आ रही है आपके पास। सही है, अब आप इस रिलेशन में के की वैल्यू पुट करके हावर्स की वैल्यू पुट करके आसानी से जो है वो पे फाइंड कर सकते हो। देखो कौन सा रिलेशन है आपके पास, ये वाला। सिंपली P इज इक्वल टू कैश, P आपको चाहिए मतलब पे आपको चाहिए। अब यहाँ पर के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6.15 और कितने आवर्स हमारे पास गिवन है 31। तो इसका मतलब है 6.15 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पर 615 हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉइंट खत्म करके 00 दे दो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 31 के साथ। सिंपली पहले 615 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 615 को जब हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बनेगा जी 516। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। 3 5 द 15, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 1 द 3 और 4, 3 6 द 18। तो ये आपके पास आएगा 5 6 10 और 9 1। इसका मतलब है आपके पास आ रहा है 1905। अब सिंपली आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 19065 और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 100 के साथ। सही है, अब आप कैसे डिवाइड करते हो, सिंपली आपको एक चीज़ पता है कि जब आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हो, पॉइंट जो भी होता है उस नंबर का लेफ्ट साइड 2 टाइम्स शिफ्ट कर देते हो सिंपली। तो इसका मतलब है P क्या हो जाएगा 190.65। ये पॉइंट आपका यहाँ पर था, ये 2 टाइम प्लेस यहाँ पर आ जाएगा तो 190.65 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब वो बंदा 31 घंटे काम करेगा तो उसकी पे क्या हो जाएगी 190.65 रुपीज़। सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ डिश वॉशर यूजेस 65 गैलन्स ऑफ वाटर टू वॉश 5 लोड्स ऑफ डिशेस, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ वाटर वुड बी यूज टू वॉश 12 लोड्स ऑफ डिशेस के लो। तो अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझो कि असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और ये मुझे कमेंट में करके बताओगे कि कैसा होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई आपको समझ आ रहा है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आ जाएगा 156 आंसर। ठीक है,
ये मैं चलो आपको बता देता हूँ। अब आप मुझे कमेंट में ये करके दिखाओ कि कैसे होगा। वेरिएशंस के बाद हम रेशो प्रोपोर्शन को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको लाजमी कमेंट सेक्शन में करना है और लाजमी कमेंट किया करो, फीडबैक दिया करो कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा तो हम कम से कम जो है नया टीचर ले आएँ या फिर जो है वो टीचिंग छोड़ दें, कोई तो कुछ करें ना, आपके लिए हल निकालें। और इसके बाद हम रेशो प्रोपोर्शन को अच्छे से देखेंगे और कम से कम डायरेक्ट टेस्ट के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करो, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन भी आपकी जो है वो टेस्ट पास नहीं होती और मैथ सेशन ही टफ आ रहा होता है डायरेक्ट टेस्ट में। तो कोशिश करो, टाइम दो और कोशिश करेंगे पूरी जो है वो टाइम से पहले जो है हम सिलेबस पूरा करें, जितना हो सकेगा कर सकेंगे। और बाकी जो छोटी मोटी गलतियाँ हों, कोई ऐसी चीज़ हो तो नाराज़गी मत रखना, जो भी आपको चाहिए हो तो कमेंट में मांग लेना, हम आपको ज़रूर देंगे। बस वो एजुकेशन से ही रिलेटेड हो, किसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड हो। और जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर दिया करो, रेदर देन कि आप पर्सनल में पूछो तो मैं आपको कमेंट में कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों तक भी वो चीज़ पहुंच सके कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका जवाब क्या है। क्योंकि हर वीडियो में जवाब देना, फिर किसी को टॉपिक को कॉन्सेप्ट में लेके जाना टाइम टेकिंग हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा करो और जो भी क्यूरी हो तो वहाँ पर पूछ लो, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हम जो है वो रेशो प्रोपोर्शन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।